वेलकम बैक प्यारे साथियों। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीसीएस भाई में। इस चैनल पर आपको जीके जीएस की अति महत्वपूर्ण सवाल मिलेंगे आपके आगामी एग्जाम जैसे कि स्टेट पीसीएस, रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी एमटीएस, सीएचएसएल तथा सीजीएल। इन सभी एग्जाम में जीके जीएस की आने वाली सवाल आपको इस वीडियो में जरूर मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? आपके ऑप्शंस रहे पंचगंगा, दूधगंगा, मालप्रभा, वैनगंगा। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है वैनगंगा। वैनगंगा कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। आइए दोस्तों, क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ: कोयना नदी, पंचगंगा नदी, दूधगंगा नदी, घाटप्रभा नदी, मालप्रभा नदी, भीमा नदी, तुंगभद्रा नदी, मूसी नदी। ये सारी नदियाँ कृष्णा नदी की सहायक नदी है। गोदावरी की सहायक नदियाँ: प्राणहिता, पूर्णा, पैनगंगा, वैनगंगा, इंद्रावती तथा मंचिरा। ये नदियाँ गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। आइए आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। भारत में महालवाड़ी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इस व्यवस्था के जनक हॉल्ट मैकेंजी को माना जाता है। यह व्यवस्था दक्षिण भारत में लागू की गई थी। आपके ऑप्शंस रहे केवल एक, केवल दो, दोनों या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है केवल एक। महालवाड़ी व्यवस्था को होल्ट मैकेंजी ने स्टार्ट किया था और यह व्यवस्था उत्तर भारत में लागू थी, ना कि दक्षिण भारत में। आइए दोस्तों, क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। अस्थाई बंदोबस्त को बंगाल और बिहार में लागू किया गया था। महालवाड़ी बंदोबस्त, इसको पंजाब और उत्तर प्रदेश में लागू किया गया था। रैयतवाड़ी बंदोबस्त, मद्रास और बम्बई में रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू की गई थी। आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। IRDA नियमित करती है किसको? आपके ऑप्शन रहे बैंकिंग कंपनियों को, बीमा कंपनियों को, फुटकर व्यापार को, उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है बीमा कंपनियों को। IRDA बीमा कंपनियों को नियमित करती है। आइए दोस्तों, क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। IRDA की फुल फॉर्म इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है। इसकी स्थापना 1999 में हुई तथा इसका मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है। आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। कौन सा किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड है? आपके ऑप्शंस रहे साक्षरता दर, उस देश का शिक्षा स्तर, प्रति व्यक्ति आय, सकल घरेलू उत्पाद। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है प्रति व्यक्ति आय। किसी भी देश की आर्थिक समृद्धि को समझने के लिए उस देश के प्रति व्यक्ति आय को देखा जाता है। आइए दोस्तों, क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। ऐसे देश की आर्थिक समृद्धि उसके मात्रात्मक अर्थात राष्ट्रीय आय में वृद्धि से संबंधित है। अर्थात प्रति व्यक्ति आय सबसे उपयुक्त मापदंड है किसी भी देश की आर्थिक समृद्धि को जानने का। आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक नामक प्रकाशन प्रकाशित करता है? आपके ऑप्शंस रहे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, विश्व आर्थिक फोरम, विश्व बैंक। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा प्रकाशित की जाती है। आइए दोस्तों, बाकी के ऑप्शंस को देखते हैं कि कौन कौन सा रिपोर्ट प्रकाशित करता है। विश्व बैंक द्वारा वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट तथा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है। विश्व आर्थिक फोरम या वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक प्रकाशित करता है। आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। भारत को 1991 में एक आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा था। निम्नलिखित में से कौन सा संकट का प्रमुख कारण रहा था? आपके ऑप्शन रहे राजनीतिक अस्थिरता, बाहरी ऋण का उच्च स्तर, भारत की आय प्रतिस्पर्धा नीति, विदेशी मुद्रा भंडार का उच्च स्तर। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है भारत की आय प्रतिस्थापन नीति। आइए दोस्तों, क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। 1991 का आर्थिक संकट भारत का सबसे बड़ा संकट था। यह संकट भुगतान संकट के साथ साथ प्रतिस्थापन नीति
रुपए की कीमत में तेजी से कमी तथा खाड़ी युद्ध इसके प्रमुख कारण थे। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शंस रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, डॉक्टर विमल जलान, पी चिदम्बरम। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है डॉक्टर मनमोहन सिंह। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। आइए दोस्तों क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। 1991 में जब भारत पर आर्थिक संकट आया था तो उस समय देश के वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे और उन्होंने अपनी आर्थिक समझ से देश को इस संकट से बाहर निकाला था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? आपके ऑप्शंस रहे राष्ट्रपति में, कैबिनेट में, व्यवस्थापिका में, उच्च सदन में। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। आइए दोस्तों क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। भारत के किसी राज्य में जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो उस राज्य की समस्त कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति के हाथों में आ जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। चक्र निर्धन वह है जो, आपके ऑप्शंस रहे जो निरंतर निर्धन और गैर निर्धन होते रहते हैं, जो सदैव निर्धन रहते हैं, जो अधिकतर समय धनी रहते हैं पर यदा कदा उनका भाग्य साथ नहीं देता है, या उपयुक्त सभी। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है जो निरंतर निर्धन और गैर निर्धन होते रहते हैं, वो चक्र निर्धन के अंतर्गत आते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। चक्रीय निर्धनता से तात्पर्य है निर्धनता एवं गैर निर्धनता चक्रांत से है। वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार के सृजन से गैर निर्धन श्रेणी में और बाकी समय निर्धन की स्थिति में रहते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। लोकसभा अध्यक्ष अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल तब करते हैं जब वर्तमान सरकार को बचाने हेतु, संविधान में संशोधन के मामले में, आपातकाल के मामले में, जब वोट बराबर बराबर होने के नाते टाई हो। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है जब वोट बराबर बराबर होने के नाते टाई हो तब लोकसभा अध्यक्ष अपना कास्टिंग वोट का प्रयोग करता है। आइए दोस्तों क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। अनुच्छेद 100 के अंतर्गत लोकसभा अध्यक्ष अपने वोट का प्रयोग तभी करता है जब सदन में वोटों की संख्या बराबर बराबर हो जाए।